सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। बैनुल अक़वामी सतह पर अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीका और ईरान एक बड़ी जंग के करीब पहुँचकर अब फाइनली मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। ईरान में हालिया पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हुए तो उसके बाद हमने देखा कि अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े हमले की धमकियाँ भी दी और कभी उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ईरानियों की मदद के लिए वो कभी भी दस्तयाब हैं और साथ ही बहरी बेड़े भेजने के हवाले से भी उन्होंने बात की। इस पर ईरान की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का आगाज़ रवां हफ्ते होने जा रहा है। इन मुज़ाकरात के हवाले से पहल किसने की? अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ये नहीं चाहता था कि अमरीका उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोबारा शुरू करे। वो मुज़ाकरात पर मान गए। दूसरी तरफ ईरानी सदर का ये मौक़िफ़ है कि जो इलाकाई दोस्त ममालिक हैं उनकी दरख्वास्त पर वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। इन मुज़ाकरात में दीगर इस्लामी और अरब ममालिक समेत पाकिस्तान को भी दावत दी गई है, जिसकी तस्दीक कल दफ्तर ख़ारजा की तरफ से की गई। आपको याद दिलाते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के वक्त पाकिस्तान की इस अहमियत को तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर अंदाज में समझता है। दूसरी तरफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस की खबर के मुताबिक ईरान अमरीका के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात चाहता है और किसी और मुस्लिम या अरब ममालिक को इन मुज़ाकरात में फ़रीक बनाने का हामी नहीं है। ईरान दो तरफ़ा मुज़ाकरात इसलिए चाहता है ताकि तमाम तर बातचीत सिर्फ एटमी प्रोग्राम तक ही महदूद रहे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या फिर मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत का मामला ज़ेर बहस इस मुज़ाकरात के दौरान न आए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने मुज़ाकरात के मकाम को ओमान मुंतकिल करने का ईरानी मुतालबा मंजूर कर लिया है और अब ये मुज़ाकरात जुम्मे के रोज़ ओमान में होंगे। इन मुज़ाकरात के हवाले से ये बात भी अहम है कि इसराइल का रवैया क्या होगा इस हवाले से। इस सिलसिले में अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में नेतन्याहू ने अमरीका को यह मशवरा दिया है कि वो ईरान पर एतमाद न करे। अब इससे नाज़रीन ये वाज़ेह होता है कि नेतन्याहू इन मुज़ाकरात को नाकाम होता देखना चाहते हैं और अभी भी ईरान पर हमले की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अब ये मामला हमें यहाँ तक महदूद भी नहीं नज़र आता है। पिछले कुछ अरसे से इसराइली मीडिया बलूचिस्तान में कार्रवाइयों के ज़रिए ईरान और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है मुख्तलिफ आर्टिकल्स में। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के पॉलिसी साज हलकों में भी ये सोच पाई जाती है कि कलअदम BLA के इन हमलों को भारत और इसराइल ने बराह रास्त स्पॉन्सर किया है और इसका मकसद बलूचिस्तान में मादनियात के शोबे में होने वाली सरमायाकारी या फिर CPEC के मंसूबों के हवाले से उनको रोकना है, उनके दरमियान उनके लिए खलल डालना है। एक और ख़बर भी इस हवाले से हम आपके सामने रखते हैं। अमरीकी ख़बर रसां इदारे CNN की एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा है वो बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। TTP और BLA के दहशतगर्दों ने जो हालिया हमले हैं उनमें अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन्स और स्नाइपर्स को इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए एक संगीन ख़तरे का बायस है। यही बहस है पाकिस्तान में भी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये इतना भारी भरकम असलहा ख़रीदने में कैसे कामयाब हुए। इसके पीछे ये बताया जाता है कि उनको इसमें जो फ़ंड्स हैं वो मुलव्वस हैं भारत और इसराइल की तरफ से। हम प्रोग्राम में एक तो जो हमारा बुनियादी मौक़ा ईरान अमरीका मुज़ाकरात में क्या कोई अहम ब्रेक थ्रू हो सकता है और पाकिस्तान का इस सिलसिले में क्या किरदार होगा, और जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि जो सवालात अमरीकी असलहे के हवाले से भी उठ रहे हैं बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, उसको भी हम मौजू बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जौहर सलीम साहब को, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर माहिर आलमी अमूर हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे कामरान यूसुफ साहब भी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और आलमी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। कामरान साहब, आगाज़ हम आपसे करते हैं। पहले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से कितना संजीदा लिया जाए इसको, जो सिलसिला अगले हफ्ते जुमे से स्टार्ट होने इसी रवां हफ्ते जुमे से स्टार्ट होने जा रहा है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या पहले भी जो मुज़ाकरात की बात होती रही उसके बाद हमला भी किया गया ईरान पे और ईरान ने भी रद्द-ए-अमल दिया?
देखिए, ब्रेक थ्रू का कहना तो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो दोनों फरीकैन हैं, अमेरिका और ईरान की जो पोजीशंस हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इस लिहाज से ज़रूर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि चंद रोज़ पहले ये बात हो रही थी कि शायद अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान समेत बाकी जो खित्ते के ममालिक, अरब कंट्रीज़, बाकी जो रीजन की कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर हमने देखा कि पस पर्दा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनका आगाज़ हुआ, उसमें पाकिस्तान भी पेश था, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इन तमाम ममालिक ने मिलकर जहां अमेरिका को ये मशवरा दिया कि वो ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई ना करें, तो दूसरी तरफ ईरान को भी कन्विंस किया कि इस मौके के ऊपर वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और बातचीत के जरिए मुज़ाकरात को हल करने की कोशिश करें। तो कम से कम एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। अब इसमें एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि जो ट्रंप हैं वो एक गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं, और वो अपने आप को पीस मेकर के तौर पर भी देखते हैं, और वो चाहेंगे कि कोई ना कोई डील हो ताकि वो दुनिया को बता सकें कि देखें उन्होंने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो शायद उसके अंदर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन असल इशू जो सबसे बड़ा है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो 3 कंडीशंस रखी हैं या जो मुतालबे रखे हैं कि नंबर 1, ईरान मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो न्यूक्लियर प्रोग्राम से, जो सिविलियन वो कहते हैं पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो उनका बैलिस्टिक प्रोग्राम है मिसाइल का, उस पर नजरसानी करे। तीसरा, जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं रीजन के अंदर, उससे अपना हाथ उठा ले। अब ये तीनों ऐसे मामलात हैं, अगर आप ईरान को देखें तो अगर इस पर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो फिर वो नेचुरली एक बहुत बड़ा एक सरेंडर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा प्रॉब्लम है कि ईरान की ओवरऑल अगर पिछले 2-3 साल के अंदर अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी जो एसेट्स हैं उनके, जिस तरीके से वो कमजोर हुए हैं या खत्म हुए हैं, उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा बैकफुट के ऊपर है। तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बट जो पाकिस्तान समेत बाकी जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो ये तवक्को कर रहे हैं कि लेट्स होप कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि जहां पर तसादुम को रोका जा सके। तो यही इस वक्त तमाम फोकस है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब आपकी नज़र में ट्रंप ने अपने मुतालबात भी सामने रखे हुए हैं। ईरान का एक तो ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो मुज़ाकरात पे हामी उन्होंने भरी है, ये इलाकाई दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर भरी है, लेकिन साथ एक ये भी मुतालबा है कि इस मुज़ाकरात में सिर्फ अमरीका और ईरान हो, किसी और का किरदार वो नहीं चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, किस हद तक उम्मीद रखी जाए इस मुज़ाकरात के सिलसिले से? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ये समझता है कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो किस हद तक गारंटीज़ दे सकते हैं या कंसेशंस लेके दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। उनका तो ज़ाहिर बात है अपने इंटरेस्ट हैं, वो ज़्यादा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो उनकी एक पॉलिटिकल रोल है, उनका डिप्लोमेटिक रोल है। लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि जो नेचुरली जो चीज़ अल्टीमेटली पायदार है, लॉन्ग टर्म है, वो सिर्फ अमेरिका के साथ है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी, अगर आप चले जाएं 2015 में जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक उस वक्त किया था, तो उस वक्त लार्जर जो डिस्कशन थी वो एक आर्म्स कंट्रोल के फ्रेमवर्क में थी, न्यूक्लियर के फ्रेमवर्क में थी। अब जो फ्रेमवर्क है वो कितना को बड़ा है, कितने बड़े पैमाने पे जो है वो फ्रेमवर्क क्या डिस्कशन का होता है। सो लगता ये है कि 2015 में अगर फॉर एग्जांपल यूरोपियन पार्टनर्स भी थे तो वो कोई गारंटीज नहीं दे सके, वो कुछ नहीं उस डील को बचा सके। तो अब कौन है जो बचा सकेगा स्वाय अमेरिका के? सो मेरा ख्याल है इसलिए वो समझते हैं कि हमें सिर्फ अमेरिका से ही बात करनी चाहिए। बाकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी अहमियत इसलिए ज़रूरी है। देखें, हम ये समझते हैं कि ईरान का सारा जो डिटरेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ है, और अब इजराइल ये समझता है कि हमें जंग को ईरान के अंदर रखना चाहिए। जो रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो भी एक वॉर स्ट्रैटेजी थी कि अब ईरान तो बाहर जाके हिजबुल्लाह, हमास और हौतीस को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, सीरिया भी उनके कंट्रोल में नहीं है, तो विद इन ईरान सारी एफर्ट्स की जाएं। तो अब इजराइल जो है वो भी चाहता ये है कि अमेरिकन जो हैं वो ईरान के अंदर फोकस करें, इसको मिलिटरीली भी कमज़ोर कर दें, सोसाइटी भी कमज़ोर करें, यहाँ पे रजीम चेंज करें, वो एक नई चीज़ आते हैं। लेकिन आई थिंक अमेरिका का ये इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज बाकी जो अरब ममालिक हैं वो खित्ते के ये समझते हैं कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो जैसे अभी आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ये रीजनल वॉर होगी, तो जाहिर बात है ईरान अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम ज़रूर करेगा जिससे वो दूसरे खित्ते के ममालिक को इंगेज करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जंग के बाद हम इंगेज हों, जंग से पहले इंगेज हों।
سو کچھ ایفرٹس تو ہیں. پاکستان جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ رجیم چینج کی بات کر رہے تھے اس پہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کھل کر اظہار بھی کیا گیا ہے تو چیمہ صاحب یہ جو حالیہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں ایران میں اس کے ذریعے جو خواہش تھی ایک رجیم چینج کی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست ان پروٹیسٹرز کو سپورٹ کرتے رہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ناکام ہوئی ہے یا ابھی بھی وہ ایک آپشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے رجیم چینج کا آپشن؟ دیکھیں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی چاہتا ہوگا کہ رجیم چینج ہو. امریکنز کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرا خیال ہے دیکھنی پڑتی ہیں, ان کے ریجنل پارٹنرز ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ جو 2015 کی ٹاکس فیل ہوئی تھی اور اب جو جون کے اندر جو نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ ہوا تھا, جو ایرانی گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ وہ جو عوام کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو لے کے جاتی تھی کہ جیسے ہی ہماری نیوکلیئر ٹاکس ہوں گی تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, چیزیں بہتر ہوں گی. تو وہ جو نیریٹو تھا وہ عوام کے سامنے کھو گئی ہے. لیکن آج جو ٹاک شروع ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایران اپنے لوگوں کے سامنے دوبارہ وہی ایک نیریٹو لے کے جائے گا کہ دیکھیں ہم دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں. تو وہ جو رجیم چینج کے وہ جو ایفرٹس تھیں سوسائٹی لیول ڈسرپشن کرنے پہ میرا خیال ہے وہ رک جائیں گی اور ایران دوبارہ کامیاب ہوا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ رکی ہے, ایران نے اپنے لوگوں کو امید بھی دی ہے کہ یہ جیسے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی اس کے بعد اکنامک ریوائول ہوگی, ہمیں پیسے بھی دوبارہ ملیں گے, سینکشنز بھی بہتر ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی جو لوزر ہے وہ اسرائیل ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ساری وہ کوششیں کرنی چاہیے کہ جس میں رجیم چینج ہو, ڈسرپشنز ہوں, وہاں پہ ایران کی ملٹری کمزور کرے, ان کے میزائل اور IRGC کو کمزور کیا جائے. تو یہ چیز نظر آتی ہے. کامران آپ کے خیال میں ایک تو یہ جو خبر تھی وینیو کے حوالے سے, ترکی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اب یہ امریکی اخبار رپورٹ کرتا ہے کہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ عمان میں ہونی چاہیے بات چیت. اس کی ایک تو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اور اس پہ پہلے آپ بات کر لیں. بالکل یہ تھوڑی کنفیوژن ہے کیونکہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ استنبول میں یہ مذاکرات ہوں گے, لیکن ایران کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ مذاکرات ایک تو عمان میں ہونے چاہیے اور دوسرا اس میں صرف امریکہ اور ایران کو براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے, کوئی تیسرا فریق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا ایک حیران کن بھی ہے کیونکہ جتنی جو کوشش کی ہے باقی جو ریجن کے ممالک ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ممالک بے شک ترکی ہو, سعودی عرب ہو, پاکستان ہو یا قطر ہو, عمان ہو, یہ وہ ممالک ہیں جن کی جو پوزیشن ہے وہ ایران سے زیادہ قریب ہے, جو خلاف ہیں کہ ایران کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہاں پر رجیم چینج نہیں ہونی چاہیے. تو مے بی ایران کی اپنی شاید کوئی حکمت عملی ہو, ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ جب یہ باقی ممالک اس میں شامل ہوں گے تو مے بی اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہو, بہت سی چیزیں شاید ان کے کنٹرول میں نہ رہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں اس وقت اس لحاظ سے چیلنج ہے کہ ایک دفعہ مذاکرات اگر شروع ہوں گے تو پھر اس کا آگے کیسے میں یہ کامران آپ سے آگے جا کر ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایجنڈا اسی حد تک رہے گا جو ایران چاہ رہا ہے یا ہر حال میں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات ہوگی. ایمبیسڈر جارج سلیم صاحب, فائنلی اب ہم آپ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, تو آپ کے خیالات اسی پہ بنیادی طور پہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پوزیشن آف پاور کے اوپر ابھی کہا جا سکتا ہے کون ہے؟ کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ تو بڑی کھل کر دھمکیاں دیتے رہے ایک باقاعدہ جنگ کے حوالے سے, لیکن اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, سو اس سے کیا امید رکھی جائے؟ جی دیکھیں, ظاہر ہے ویکر پوزیشن تو ایران کی ہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, بلکہ ایران ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو اس وقت بہت ہی زیادہ ایک ویکن اسٹیٹ میں ہے. لیکن اس کی تھوڑی سی جو ہے نا ایک میں چیز بتاتا چاہوں اس میں کہ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں اس کی ضروری ہے کہ تھوڑا سا جانا کہ ابھی جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو اس وقت سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھریٹس دیے تھے کہ ایران میں وہ انٹروین کریں گے, ایک کے بعد ایک مسلسل, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی ہیلپ از آن دا وے, اور جو ہے سب کو لگا کہ بس وہ ابھی اسٹرائک کرنے لگے ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے اسٹرائک نہیں کی. اچھا, اس وقت جب یہ ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ ابھی دیکھے گا, اگر وہ دیکھیں گے کہ سچویشن رائپ ہے رجیم چینج کے لیے تو انٹروین کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. اور یہ کیا کریں گے کہ اس کے بعد پریشر بہت زیادہ ڈالیں گے اور سکویز کریں گے ایران کو, اور اس کو اتنا پریشرائز کریں گے کہ وہ مذاکرات پہ آئے اور ان کی بات مان لے ایٹ لیسٹ نیوکلیئر ایشو پہ. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ لمیٹڈ اسٹرائکس کریں گے. تو اب دیکھیں وہی اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. وہ پہلا جب نہیں ہوا, انہوں نے دیکھا سچویشن ابھی رائپ نہیں ہے تو انہوں نے اسٹرائکس نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے پریشر ایڈ کیا, اور اب پریشر اتنا زیادہ ایڈ کیا کہ جس پہ ایران کو مجبور ہونا پڑا مذاکرات کے لیے. اب وہ مذاکرات کی میز پہ جب آ گئے ہیں تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور میں بالکل کامران کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہی آلویز وانٹس کہ ان کو کوئی وکٹری دکھا سکیں بیک ہوم اپنے لوگوں کے لیے, وہ ٹاؤٹ کر سکیں کہ دیکھیں یہ میں لے کے آیا ہوں وہاں سے آپ کے لیے, کیونکہ ان کی وہ امریکہ فرسٹ جو پالیسی ہے نا.
تو اگر تو ان کو کوئی ایسی چیز مل گئی کہ وہ کہہ سکیں دیکھیں جی میں نے ان کو زیرو انریچمنٹ پہ منوا لیا ہے، پھر اس میں بات وہ جو 408 کلو گرام جو ایک انریچ یورینیم پڑا اس کی بھی ہوگی، ظاہر ہے اس پہ بھی کوئی کنسیشن اگر لی تو پھر ہو سکتا ہے باقی مطالبات سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. لیکن اگر ان کو کوئی اس قسم کی میجر چیز نہیں ملی تو پھر وہ یہ کریں گے کہ وہ لمیٹڈ سٹرائکس کی طرف جائیں گے، اور لمیٹڈ سٹرائکس میں پھر وہ ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز اور جو میزل سائٹس ہیں ان کو دوبارہ ہٹ کریں گے. اس میں بھی ان کو ایک وکٹری مل جائے گی کہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے ان کو، جس طرح پچھلی بار انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو بالکل تباہ کر دیا. بیکاز وہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ ایک تو امریکن جو پاور ہے، بے شک وہ ملٹری پاور ہے یا اکنامک پاور ہے، اس سے پورا ایک پریشر پہلے کریٹ کریں، اس کے بعد اس میں سے کوئی وکٹری نکالیں. اگر ضرورت پڑ جائے کہیں اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کی تو پھر ایک جو ہے نا سوئفٹ ایکشن کریں، جس طرح انہوں نے وینزویلا میں کیا یا پہلے ایران پہ کیا تھا کہ بس ایک بامبنگ کی B-2 بامبر سے اور بس. تو اسی طرح کا وہ چاہیں گے. اس میں پھر اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو ایران کی ریٹیلیشن آتی ہے، تو اس میں بھی وہی چاہیں گے کہ ایران ریٹیلیٹ بھی ایسا کرے جس طرح اس نے پچھلی بار کیا تھا، صرف فیس سیونگ کے لیے، دکھانے کے لیے. تو اگر اس طرح کی ریٹیلیشن مطلب امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف تو انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس سے بہت زیادہ کیا تھا، لیکن امریکہ کے خلاف قطر میں انہوں نے صرف فیس سیونگ والا ریٹیلیٹ کیا تھا. تو وہ اسی طرح کا چاہیں گے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں. جب آپ کی جو ہے نا جو گیم آف چکن جس کی طرف کامران نے بھی اشارہ کیا، جب آپ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا جو ہے نا یا کوئی اس قسم کی جو برنکس مین شپ چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں کئی بار پھر مس کیلکولیشنز ان کا خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے. اور وہ باقی جو ریجن کے ممالک ہیں سارے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو کہ یہ جب شروع ہو ایک بار کانفلکٹ، پہلے تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ شروع ہو، اس سے پہلے ہی ان کی کوشش ہوگی کہ مذاکرات کی میز پہ ہی کوئی ایسی چیز مل جائے امریکہ کو بھی اور جو ایران بھی دے سکے ان کو، جس کے بعد وہ بات ختم ہو جائے. لیکن اگر ہوتا بھی ہے، اس سے آگے بات بڑھتی بھی ہے، تو پھر وہ لمیٹڈ ہو بالکل. تو یہ اسی لیے باقی ملک اس میں جو سارے ریجن کے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی ولنگنس بھی ہے، وہ امریکہ سے انہوں نے انٹرسیڈ بھی کیا ہے، اور ان کا میرا خیال ادھر ہونا اس وقت بہت اچھا ہے. بیکاز دیکھیں وہ ایک ماڈریٹنگ جو ہے نا ان کا وہاں پہ امپیکٹ ہوگا یا ان کی پریزنس ہوگی، وہ ایکسٹریم پوزیشن سے تھوڑا ہٹائیں گے دونوں کو، امریکہ کو بھی ایران کو بھی. ساتھ ہی ساتھ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا جو نا جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ وہ میڈیٹ بھی کریں گے. کیونکہ کئی ایسی باتیں ہیں جس میں آپ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ کنسیشن نہیں دے سکتے، لیکن دوسروں کے تھرو بات تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے بہت اہم ہے یہ مذاکرات اس وقت، اور اس میں کامیابی تبھی ہوگی اگر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پہ کوئی میجر کنسیشن دے دے. باقی چیزوں پہ اگر نہ بھی دیا انہوں نے تو پھر بھی شاید ٹرمپ کو اگر ایک وکٹری مل گئی تو اسے کچھ دکھانے کے لیے ان کو مل گیا تو وہ شاید مان جائیں گے. لیکن اگر وہ بھی نہیں ملا تو پھر وہ لمیٹڈ سٹرائکس کی طرف ضرور جائیں گے، اور وہ پھر اس میں دیکھنا یہ کہ پھر کیا وہ لمیٹڈ سٹرائکس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہی رہتی ہیں یا پھر کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے اس کا دائرہ کار جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پورے یہ خطے کے لیے سلامتی کے لیے خطرات اس میں بن جاتے ہیں. مزید بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ بات تو جوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ عام طور پہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ ٹرمپ تنازعات کے حل کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ اچیومنٹس ملیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ اور بالخصوص امریکہ اوور آل آئسولیشن میں اپنے فیصلے جو ہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے نہیں کرتے جہاں ایران کی بات ہو. اور آپ کی نظر میں اسرائیل کی حمایت اس مذاکرات کے پروسیس کو کس حد تک درکار ہے؟ خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جو نمائندے ہیں اسٹیو وٹکاف، ان کی نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی جس میں نیتن یاہو نے ان سے کہا کہ ایران پر اعتماد نہ کیا جائے. سو آپ کی نظر میں اس میں کیا رویہ ہوگا اسرائیل کا اس مذاکرات کو لے کر؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ تو اس کو اسپوائلر ہی ہیں، اور ان کی تو ساری کی ساری سروائیول اینڈ ایگزسٹنس اسی چیز پہ ہے. انہوں نے تو سارے 4 سال جو ہیں یہ جو لگائے ہیں وہ ایران کو یہ سارے کا سارا جو ریجنل ڈیٹرنس انفراسٹرکچر تھا ختم کرنے میں لگائے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن کبھی بھی آج تک ان کے لیے اس سے پہلے نہیں آئی اتنی فیزیبل، اور اب موقع ہے کہ ہمیں ایران کے اندر جانا چاہیے. وہ تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اسرائیل سے کوئی امید نہیں ہمیں جو ہے وہ ان کو کسی کو بھی ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو اسٹیو وٹکاف ہے یا پریزیڈنٹ کے جو سن ان لا ہے، اگر یہ ٹاکس میں انوالو ہے تو اٹ مینس دے ریئلی وانٹ این آؤٹ کم.
बिकॉज अगर उनको गजा में भेजा गया या यूक्रेन में थे तो वो वाकई कोई आउटकम चाहते हैं, और जिस तरह बैस साहब बात कर रहे थे या कामरान साहब बात कर रहे थे, वो बेसिकली एक आउटकम चाहते हैं। वो आउटकम किस तरह का होगा, क्या होगा, अभी तो स्कोप तय करना है, अभी स्कोप का पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी यही डिमांड्स हैं कि जी जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज कम करें, जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको जो है वो ख़त्म करें, या अपना जो एनरिचमेंट किसी किस्म की ना करें, ईरान मज़ीद क्लैरिटी लेके आए, और ये सारी चीज़ें जो है वो ईरान क्या ख़त्म करने को तैयार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक जो आपने पहले बात की कि ईरान क्यों इंटरेस्टेड नहीं है रीजनल ममालिक को साथ लेके बात करने, मेरा ख्याल है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ईरान ये समझता है कि ईरान ने हमेशा इन तमाम मुल्कों के साथ बराबरी के साथ जो है वो बात की है, और ये मौका है कि ये बेसिकली एज ए गारंटर और एज ए सपोर्टर ऑफ ईरान अमेरिका के सामने ईरान को लेके जा रहे हैं कि आए बैठे टेबल से ईरान पे बात करें। तो ईरान ये समझता है कि वो मजीद कमज़ोर होगा रीजन के अंदर, उसकी जो पोजीशन इस वक्त है वो प्रॉक्सीज की वजह से बेशक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेकिन ईरान अपने रीजनल प्लेयर्स के साथ बराबरी के सतह पे करना चाहता है। और अगर कल को रीजनल प्लेयर्स गारंटर बन जाते हैं तो ईरान उस इंडिपेंडेंट अंदाज के साथ या अपनी मर्जी के साथ रीजन में एक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईरान की अपनी एक रीजनल राइवलरी भी तो है ना, वो जो अरब्स हों, टर्क्स हों, बाकियों के साथ, तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। सो स्टीव विटकॉफ का मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे होना, अमरीकी सदर चाहेंगे कोई कंसेशंस लें, पहले वो कहेंगे जी हमने बॉम्ब किया, फिर वो कहेंगे हमने ईरान का प्रोग्राम जो है वो डिप्लोमेटिकली हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। लेकिन इजराइल की जो बात आप कह रही थी, इजराइल की हमेशा एक चीज़ होती है कि वो समहाउ मैनिपुलेट करना चाहता है अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, अमेरिकन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी ओपिनियन को, तो वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी शरारत वो करते रहें। डॉक्टर साहब मुख्तसरन एक और भी हमें मालूम है, आगे आपकी मसरूफियत है, इस पर भी आप बात कर लें। हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से इसराइली मीडिया वो बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बातें कर रहा है। वो आर्टिकल्स के ज़रिए हमें नज़र आता है कि उसमें कुछ ख्वाहिश का इजहार भी है। जो बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं उस हवाले से भी एक सोच यहाँ पर पाई जाती है पाकिस्तान में कि ये भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और ये इसराइल की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि जो असलहा है उसको वो ख़रीदने के लिए जो है उसके लिए फ़ंड्स दिए गए। CNN की कल एक खबर भी है कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी असला छोड़कर गए थे वो इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में। सो इसको पाकिस्तान के तनाजुर में कैसे देखा जाए डॉक्टर शीमा साहब? देखिए, रिसेंटली जो जून की जंग हुई थी ईरान की और इजराइल की, उसमें एक चीज़ थी कि मेडिटेरेनियन से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक उस वक्त जो इजराइल है उसकी एक एयर सुप्रीमेसी थी। तो वो देखें, उस चीज़ को समझना चाहिए कि इजराइल कितना डोमिनेंट है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके आपके बॉर्डर तक वो डोमिनेट किया होता है। दूसरा, जब वो ईरान को देखते हैं तो जारी बात है उनको बलूचिस्तान देखना पड़ता है, और फिर ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो एक बॉर्डर के ऊपर कुछ ग्रुप्स हैं माजी में जो हमने देखा, उसके बारे में खबरें आती रही हैं, उसको भी जारी बात है वो स्टडी करते हैं। एंड देन फिर इंडिया ने जिस तरह बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है, और फिर इंडिया और इजराइल ने मिलकर जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर जो पेनिट्रेशन की है, जैसे आपको पता होगा कि कतर के अंदर इनके 9 नेवी के लोग पकड़े गए थे इंटेलिजेंस करते हुए, फिर ईरान के अंदर इंडियन जो है वो एक्सपोज इस तरह हुए कि राइट आफ्टर जब जंग की खत्म हुई ईरान की और इजराइल की, तो ईरान ने जो वीज़ा ऑन अराइवल था इंडियंस का वो ख़त्म कर दिया, नोइंग के इंडियंस जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे थे एंड दे वर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। जो पेनिट्रेशन उन्होंने इंडिया को दे दी थी ईरान के अंदर, वो ईरान ने समझा वो गलती। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया एंड इजराइल ये समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को भी ऑफ बैलेंस रखना चाहिए, और बलूचिस्तान जो है वो एक इलाका है जहां पे इंडिया समझता है कि वो अपनी इन नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए ऑलरेडी पेनिट्रेट किया हुआ है, और कल को हो सकता है इन्हीं प्रॉक्सीज को किसी एक सिविल वॉर के लिए विद इन ईरान भी वो लॉन्च कर सकते हैं। ग्रेटर ख्याल है कि इस चीज ठीक है, एक ग्रेटर प्लान के तौर पे अब इसको देखा जा रहा है। कामरान साहब, कामरान यूसुफ साहब की तरफ, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कामरान, आपके ख्याल में ये जो हालिया वाक़यात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पेश आए हैं, अपनी नौयत के कोऑर्डिनेटेड हमने जो अटैक्स देखे उसमें अपनी नौयत के पहली बार हमें नज़र आया इस तरह की कोऑर्डिनेशन, जहाँ हमारी अपनी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसमें जिद्दत लाने के हवाले से आर्गूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं और बात हो रही है, वहीं पर इन ममालिक की जो बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और फिर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के ज़रिए ईरान के तनाजुर में जो एक और डिबेट है, ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
देखिए, बलूचिस्तान हमेशा से हम ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सुनते थे, ग्रेट गेम इन एशिया, और उसमें बलूचिस्तान का हमेशा जिक्र आता था जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से वहां पर अनरेस्ट भी चाहते हैं या चाहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान का उस तरीके से कंट्रोल ना रहे। और ये जो हालिया अगर आप वाकयात को देखें तो जो पहलगाम वाक़े के बाद अगर आप अदरवाइज ये हमें पता तो है कि एक प्रॉक्सी वॉर, सब कन्वेंशनल वॉर जो है भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और बलूचिस्तान में भी उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद अगर आप देखें उनके कई रिटायर्ड जो जर्नैल हैं, उनके डिप्लोमेट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं इंडिया के, उन्होंने पब्लिकली ओपनली आके अब वो ये कहते हैं कि जो भारत है उसको कई फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को डिटर करना होगा। एक तो जो उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ इस तरह के जो ग्रुप हैं BLA वगैरह या TTP खास करके बलूचिस्तान के अंदर खुलकर अब वहां पर बात करते हैं कि हमने इन ग्रुपों को सपोर्ट करना है। तो आप अगर ओवरऑल पैटर्न देखें बलूचिस्तान के अंदर ओवरऑल तो हमें एक अनरेस्ट नजर आता है, लेकिन जब से अफगान तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान की वहां पर जो इंसर्जेंसी हो, तो उसमें आपको एक स्पाइक नजर आता है एकदम से। और फिर पहलगाम वाक़े के बाद भी अगर आप देखें तो क्लियरली यहाँ पर जो इंडिया है और उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। इसराइल का भी बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है कि सम और दी अदर के जो इंडिया जैसे है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ही मामलात में उलझा रहे और कभी भी बलूचिस्तान में उस तरीके के अमन ना आए। और उसकी एक और वजह ये भी है, क्रिटिकल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, फिर चाइना की जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, गवादर पोर्ट, ये वो तमाम जो मामलात हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आपको एक अनरेस्ट नजर आ रहा है। और इसमें आपको दो राय नहीं है कि इसमें हमारी अपनी कोताहियां अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो खुलकर अब बलूचिस्तान के अंदर खेल रहे हैं और उसको काउंटर करने के लिए डेफिनेटली हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर भी रहे हैं, बट आई थिंक वी नीड टू डू मोर। मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कामरान, आपकी इस हवाले से एक स्टोरी भी थी जिसमें आपने कहा कि खित्ते के ममालिक जो हैं वो एक कंसर्न रखते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना, और वहाँ पर जो अमरीकी असला है, बिलखुसूस CNN की रिपोर्ट भी अब यही हवाला दे रही है। सो अब इसको पाकिस्तान किस टेकअप करना चाहता है? अफगानिस्तान के साथ तो मुज़ाकरात के अदवार भी रहे, लेकिन अब इसको किस अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा इस मामले को? देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है। अगर आप देखें जो बॉर्डर है, आई थिंक 4 महीने हो गए हैं वो बंद है। कभी तारीख में ऐसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद नहीं रहा। फिर हर फोरम के ऊपर, वो रीजनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, पाकिस्तान बिल्कुल पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी खुलकर इस मामले को उठा रहा है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बहुत वाज़ेह है कि यस, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। जो अफगान तालिबान का रजीम है वो ऐसे ग्रुपों को पैट्रनाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो रीजन के कंट्रीज उनको ये भी खबरदार कर रहा है कि अगर बज़ाहिर अभी पाकिस्तान ऑन द रिसीविंग एंड है तो ये उनकी खाम ख्याली है कि कल यही जो ग्रुप हैं वो बाकी रीजन के कंट्रीज हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे इन ग्रुपों को पनपने की इजाजत दी जा रही है। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली एक तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो क्लियरली शुरू में पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ बाकी दुनिया को कहता था कि इंगेज करें, उनकी रिकग्निशन के लिए भी एफर्ट की, वो तमाम एफर्ट्स पाकिस्तान ने छोड़ दी हैं। और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का कि जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत वहां पर इन ग्रुपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नहीं करती, ना अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होगी, ना जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उनके साथ उस तरीके से उस्तवार होंगे। और किसी हद तक अगर आप देखें तो उस हिकमत अमली में पाकिस्तान को कुछ कामयाबी जरूर मिली। अगर आप KP की हद तक देखें तो उस तरीके के लार्ज स्केल जो अटैक्स हैं अभी तक नहीं हो पा रहे। बलूचिस्तान में यकीनी तौर पर ये जो वाकयात हुए उसकी डायनामिक्स अलग हैं। तो यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिकमत अमली है कि ये जो एक दबाव हमने अफगान तालिबान के ऊपर बनाया है वो दबाव जो है पाकिस्तान हर सूरत बरकरार रखेगा। और आखिर में कामरान, जहाँ से हमने शुरू की थी गुफ्तगू ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, इसमें पाकिस्तान को किस मौक़िफ़ के साथ चलना होगा? अमेरिका के साथ भी कुछ आइडियल ताल्लुकात हैं, अमेरिका एक रोल देता है पाकिस्तान को इस मुज़ाकरात के अंदर भी। सो आप समझते हैं कि अगर एटमी प्रोग्राम से बढ़कर आगे उनके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो मुसल्लह ग्रुप्स की हिमायत है ईरान की, उसके हवाले से कोई बात होती है तो इसमें पाकिस्तान को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी, या सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर ये ममालिक जो है उसके अंदर शामिल होंगे?
देखिए, प्राइमरीली तो ये मुज़ाकरात ज़ाहिर है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो ईरान का उनको एक मशवरा तो दे सकता है कि उन्होंने क्या करना है, बट आई डोंट थिंक सो कि ईरान के जहाँ पर कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके हवाले से पाकिस्तान किसी भी तरह का दबाव ईरान के ऊपर डालेगा। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। बेशक हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद ईरान से मुतालिक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बड़ी मुख्तलिफ है। वो ये है कि पाकिस्तान ने खुलकर ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत की है। ना सिर्फ फौजी कार्रवाई की मुखालफत की है, बल्कि जो उनके खिलाफ यूनिलैटरल पाकिस्तान का मानना है कि जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उसकी भी पाकिस्तान मुखालफत करता है। इनफैक्ट जो हालिया वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, पाकिस्तान का ये ख्याल है कि उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो यकतरफा तौर पर पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई गई हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पर ईरान के जो अवाम है, ईरान की जो मईशत है, वो मुश्किलात से दो चार है। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में जो पोजीशन है वो ज़्यादा अलाइन है विद ईरान, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का ये ख्याल है और बाकी जो इवन के रीजन के ममालिक हैं कि इस वक्त जो भी ईरान की जो हुकूमत है वहाँ पर, बेशक पाकिस्तान या बाकी जो मुल्क हैं उनके कंसर्न्स अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन वो सिनेरियो ऐसा कि अगर ये हुकूमत चली जाती है, रजीम चेंज होता है या ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो वो जो एक अननोन है, एक बिल्कुल एक कि क्या सिचुएशन इवॉल्व होगी, वो शायद ज्यादा ड्रेडफुल है पाकिस्तान के लिए भी और बाकी रीजन के ममालिक के लिए भी। और यही वजह है कि पाकिस्तान का ख्याल है कि अगर ईरान और अमेरिका या मगरब बाकी मुल्कों के कोई भी अगर खदशात हैं तो उसका हल सिर्फ एक ही है कि बातचीत के जरिए इसका कोई हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी इस पर हुए और हमारे साथ एम्बेसडर जौहर सलीम साहब भी थे। नाज़रीन, अब ये जो मुज़ाकरात हैं इनके हवाले से यही उम्मीद रखी जा रही है कि अगर ये कामयाब होते हैं तो ये खित्ते के लिए बहुत अहम होगा। बिलखुसूस पाकिस्तान भी इसको बड़ी अहमियत देता है इस मामले को और अपनी पोजीशन वाज़े किए हुए है। लेकिन हमें देखना है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला संजीदा है या सिर्फ एक वक्त गुजारी साबित होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।